गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आए हैं लाइव कंटिन्यू करने अपना चैप्टर 9 और आज हम अपने आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो क्या क्या हमने इस चैप्टर में कवर कर लिया है, पहले उसके बारे में हम जानते हैं। हमने चैप्टर की बिगनिंग करी थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि आपका चैप्टर है। इस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन कवर करा है, मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस कवर हो चुका है, इम्पॉर्टेंस इसकी कवर हो चुकी हैं। अब ये सारी वीडियोस आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जो भी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर कर लिए हैं। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर, आप वहाँ जाके ये सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस की हमने बिगिनिंग कर दी थी, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमने कवर कर लिया था। फैक्टर्स इसके जो फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हम कवर कर चुके हैं। और आज हमें करना है फाइनेंसिंग डिसीजन। आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन को। अगर हम डिसीजंस की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर है वो है, जो कि पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिर है फाइनेंसिंग डिसीजन और फिर है डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम कवर कर चुके हैं, जहां हमने डिसाइड किया था या हम जहां पर हमने ये देखा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को जब पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो वो उसको कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है। ठीक है, वो सारे फैक्टर्स हमने लास्ट टॉपिक्स में देखे हैं, जहां हमने ये भी देखा था कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस और वर्किंग कैपिटल डिसीजंस क्या होते हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी है, अगर कंसेप्ट क्लियर है दैट्स ओके। और अगर आप इस लाइव स्ट्रीमिंग के साथ जुड़े हैं और पिछले टॉपिक्स कवर नहीं हैं तो वो आप जा सकते हैं चैनल पर और वो सारे टॉपिक्स भी कवर कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। हम बात कर रहे हैं कि जब फाइनेंस आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी के अंदर, तो वो जो पैसा है वो कहाँ से लाती है। तो अगर उसके बारे में डिसाइड करना हो कि जो मनी मुझे रेज करना है कंपनी को, वो किधर से रेज करना है, उसके बारे में अगर डिसीजन लेना है तो वो फाइनेंसिंग डिसीजन है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से कोई भी कंपनी पैसा लेके आ सकती है। तो हम जानेंगे वो इस टॉपिक में, और कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा बिफोर डिसाइडिंग कि कौन से फैक्टर से कौन से सोर्स से एक्चुअली पैसा लेके आना है। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे अपना फाइनेंसिंग डिसीजन। Financing decision. This decision is about the quantum of finance to be raised from various long-term sources. ये डिसीजन में हम क्या देख रहे हैं, हम देखते हैं कि हमें कितना फाइनेंस रेज करना है। जो भी हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज आर स्टडीड अंडर द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वो कह रहे हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज की बात करें तो वो हम कहाँ पढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। It involves identification of various available resources. यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई होता है, कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर अ फर्म आर शेयर होल्डर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। तो अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज जो हैं वो 2 पार्ट्स में बढ़ते हैं, बोरोड फंड्स एंड शेयर होल्डर फंड्स। तो शेयर होल्डर फंड्स और बोरोड फंड्स की हम बात करें तो इस बारे में आपने क्लास 11th में भी स्टडी किया होगा, है ना। वहाँ हमने पढ़ा था what are equity, what are preference shares, what are equity shares, what are debentures, ये सब आप पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर आपको आप उसको रिवाइज करेंगे और जो अब डिसीजन की बात है वो हम पढ़ेंगे। तो अगर सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो वो आपका एक पूरा एक चैप्टर वो था क्लास 11th में, राइट।
और आपका जो अकाउंटेंसी है उसके अंदर अब आप इसकी अकाउंटिंग भी पढ़ रहे होंगे, बहुत स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया होगा। और जो अभी आप जैसे अभी ही आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, तो अभी तक हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स वहाँ तक ना पहुँचे हो। आगे आप पढ़ेंगे जहाँ पर आप अकाउंटिंग सीखेंगे शेयर होल्डर्स की, शेयर्स की, ठीक है, शेयर्स की, इक्विटी शेयर्स की, प्रेफरेंस शेयर्स की, कैसे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। इवन आप डिबेंचर्स की भी अकाउंटिंग सीखेंगे। ओके, सो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कौन से सोर्स से हमें पैसा लेके आना है, शेयर होल्डर फंड्स और बोरोड फंड्स। द शेयर होल्डर फंड्स रेफर्स टू द इक्विटी कैपिटल एंड द रिटेन अर्निंग। अगर आपने क्लास 11 का अगर आपको याद हो, अगर नहीं याद हो तो दैट्स फाइन। तो हम बात करते हैं अगर शेयर होल्डर फंड्स में क्या आता है, क्या क्या आता है। शेयर होल्डर फंड्स में इक्विटी कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स आती है। ओके, बोरोड फंड्स रेफर्स टू द फाइनेंस रेज थ्रू डिबेंचर्स और अदर फॉर्म्स ऑफ डेब्ट। और बोरोड फंड्स में जैसे बात ही हो रही है, बोरोड फंड मतलब उधार का आपने जो फंड लिया हुआ है उसके अंदर या तो डिबेंचर्स आते हैं या और जो तरीके हैं जहाँ से आप उधार ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, वो भी इसके अंदर ही आता है। A firm has to decide the proportion of funds to be raised from either sources based on their basic characteristics. अगर फर्म की बात करें तो फर्म कैसे डिसाइड करेगी, तो फर्म क्या करेगी, फर्म जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, जो सोर्सेज हैं उसको एनालाइज करेगी। ओके, उसके बाद फर्म डिसाइड करेगी कि मुझे किस सोर्स से पैसा रेज करना है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स हैव टू बी पेड रिगार्डलेस of whether or not a firm has earned a profit। जैसे अगर हम बात करें डिबेंचर्स की, सो डिबेंचर्स पे जो ब्याज होती है, मतलब इंटरेस्ट होता है, वो फर्म को देना ही होता है चाहे उसको प्रॉफिट हो या ना हो। ओके, सो लाइकवाइज द बोरोड फंड्स हैव टू बी रीपेड एट अ फिक्स टाइम। और जो बोरोड फंड्स हैं उनको फिक्स टाइम पर पे करना होता है। The risk of default on payment is known as financial risk, which has to be considered by the firm likely to have insufficient shareholders to make these fixed payments. Shareholders' funds, on the other hand, involve no commitment regarding the payment of returns or repayment of capital. तो अगर हम compare करें between the debentures and the equity, तो जो आपका debentures है वहाँ पर risk है क्योंकि वहाँ पर हमें ब्याज भी देनी है और साथ साथ आपको एक फ़िक्स टाइम के बाद जो पेमेंट है, जो आपने पैसा लिया है उधार का, वो वापस करना है। और अगर उसको हम कंपेयर करें शेयर होल्डर से तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। कंपनी के लिहाज से कोई भी फिक्स कमिटमेंट नहीं होते हैं शेयर होल्डर्स के साथ, और इवन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का भी कोई भी यहाँ पर कमिटमेंट नहीं होता है। सो दिस इज़ द actually feature of both the fixed capital and the equity capital. A firm therefore needs to have judicious mix of both debt and equity in making the financing decisions, which may be debt, equity, preference share capital and retained earning. इसलिए वो कह रहे हैं फर्म को क्या करना पड़ेगा, देयर मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन, सोच समझ कर उसको डिसीज़न लेना पड़ेगा कि कितना डेब्ट रखना है, कितना इक्विटी रखना है, कितना उसने डेब्ट से पैसा लेना है, कितना इक्विटी से लेना है। ओके, जिसके अंदर वो बात कर रहे हैं कि लाइक वो डेब्ट से ले सकती है, इक्विटी से, प्रेफरेंस शेयर से कितना लेना है, या रिटेन अर्निंग कितनी रखनी है। तो जो क्वांटम है इन सारे सोर्सेज का वो फर्म डिसाइड करेगी आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद। ओके, आगे देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ फाइनेंस हैज़ टू बी एस्टिमेटेड। जो कॉस्ट है फाइनेंस की उसको क्या करना है, आपको एस्टिमेट करना है कि इन सारे जो भी आप इक्विटी से पैसा ला रहे हैं, बोरोड फंड से ला रहे हैं, उन सब में पैसा रेज करने में कितना खर्चा लगेगा, ठीक है, क्या कॉस्ट लगेगी, वो भी एनालाइज करना ज़रूरी है, उसको भी एस्टिमेट करना ज़रूरी है। Some sources may be cheaper than others. For example, debt is considered to be the cheapest of all the sources. Tax deductibility of interest makes it still cheaper. Associated risk is also different for each sources. For example, it is necessary to pay debt, interest on debt,
and redeem the principal amount on maturity. तो कॉस्ट की बात करें तो यहाँ बात करें कि कॉस्ट को भी एस्टिमेट करना पड़ेगा. कुछ जो सोर्सेज हैं वो चीपर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर सोर्सेज. अगर हम डेप्ट की बात करें तो डेप्ट चीपेस्ट सोर्स माना जाता है क्योंकि यहाँ पर टैक्स डिडक्टिबिलिटी हमें मिल जाती है. ओके, और जो रिस्क है, लेकिन अगर हम बात करें रिस्क की, वो अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग है. अगर हम डेप्ट की बात करें तो उस पर जो ब्याज है वो देना पड़ता है और उसके ओरिजिनल अमाउंट को भी रिडीम करना पड़ता है ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी. There is no compulsion to pay any dividend on equity share. और अगर हम इक्विटी शेयर की बात करें तो वहाँ पर कोई भी कंपल्शन नहीं है डिविडेंड का भी कि डिविडेंड देना है. It's not compulsory. Thus, there is some amount of financial risk in debt financing. The overall financial risk depends upon the proportion of the debt in the total capital. तो अगर हम डेप्ट की बात करें तो डेप्ट के साथ तो रिस्क है. तो ओवरऑल जो फाइनेंसिंग डिसीजन है वो किस पर डिपेंड होगा कि कितना टोटल कैपिटल में आपने कितना डेप्ट इंस्ट्रूमेंट डाला हुआ है. ठीक है, तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट डाला है तो ज़्यादा रिस्क है, मीन्स ज़्यादा डाला है तो ज़्यादा रिस्क होगा, अगर कम डाला है तो कम रिस्क होगा. द फंड रेजिंग एक्सरसाइज ऑल्सो कॉस्ट समथिंग. और जो फंड रेजिंग एक्सरसाइज मतलब फंड को रेज कराने में भी खर्चा होता है, एंड दैट इज नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट. तो जो रेजिंग एक्सरसाइज में जो भी खर्चा होता है, फंड्स को रेज करने में जो खर्चा होता है, उसको हम एक फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं. तो ये आप अंडरलाइन करेंगे ओके कि फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है. ओके, द फंड रेजिंग एक्सरसाइज और द फंड अकर्ड ड्यूरिंग द रेजिंग प्रोसेस ऑफ द फाइनेंस, दैट इज ऑल फ्लोटेशन कॉस्ट. जो भी पैसा फंड्स को रेज करने में खर्च होता है, that is known as flotation cost. It also must be considered while evaluating different sources. Financing decision is thus concerned with the decisions about how much to be raised from which source. Okay, financing decision में और क्या चीज़ें हैं कि कितना सोर्स कितना पैसा कौन से सोर्स से लेके आना है. The decision determines overall cost of capital and the financial risk of the enterprise. इस डिसीजन में हम कॉस्ट और रिस्क को कवर करेंगे. ओके, हम यहाँ डिसाइड करेंगे कि कितना कॉस्ट लगता है किसी भी कैपिटल को रेज करने में और क्या फाइनेंशियल रिस्क होगा. सो दैट इज़ वाई फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर कॉस्ट एंड रिस्क को एनालाइज किया जाता है. जो भी आप सोर्स से पैसा लेके आने वाले हैं उसका कॉस्ट एंड रिस्क एसोसिएटेड विद दैट सोर्स इज डिटरमाइंड. ओके, आगे देखते हैं. ओके, ये जो आपका पिक्चर है ये इट इज़ रिलेटेड विद ओवरऑल डिसीजंस कि यहाँ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात हो रही है. जहाँ हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन और वर्किंग कैपिटल डिसीजन की बात करते हैं. ओके, फाइनेंसिंग डिसीजन की नीचे बात हुई है कि पैसा जो लाना है वो डेब्ट से लाना है या इक्विटी से लाना है. और डिविडेंड डिसीजन में जब हम प्रॉफिट्स को डिवाइड करते हैं, एक्चुअली नॉट डिवाइड तो नहीं करते हैं, हम प्रॉफिट में से ये देखते हैं कि कितना पार्ट हमने रिटेन करना है, ठीक है, और कितना पार्ट हमें एज अ डिविडेंड देना है. तो एक तरह का जो CFO है या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो क्या कर रहा है, वो इन सारी तीनों डिसीजंस पर काम कर रहा है ना. तो ये हमारे तीनों ही फाइनेंशियल डिसीजंस हैं. सो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस. तो कौन से फैक्टर्स हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजंस करने में हमें फैक्टर्स को कंसीडर करना है. उसके बाद ही हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें इक्विटी से कितना पैसा लाना है या बोरोड फंड से मतलब डेब्ट से कितना पैसा लेके आना है. ओके, द फाइनेंशियल डिसीजंस आर इफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स. Important among them are as follows. अभी मैंने आपसे कहा कॉस्ट एंड रिस्क. सो नंबर 1 इज कॉस्ट. कॉस्ट की सबसे पहले बात कर रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू डिफरेंट सोर्सेज आर डिफरेंट. जो कॉस्ट है वो डिफरेंट सोर्सेज की डिफरेंट है. द प्रूडेंशियल फाइनेंशियल मैनेजर वुड नॉर्मली ऑप्ट फॉर अ सोर्स विच इज़ द चीपेस्ट. और अगर हम फाइनेंशियल मैनेजर की बात करें तो वो अक्सर वही ऑप्ट करेगा
जनरली वही ऑप्ट करेगा जो सोर्स क्या होगा, सस्ता होगा, चीपेस्ट होगा। रिस्क सेकंड, और हम क्या देखेंगे, हम रिस्क की बात करेंगे कि कौन से सोर्सेज से कितना रिस्क एसोसिएटेड है, ठीक है। और थर्ड वन इज फ्लोटेशन कॉस्ट। सो जितना ज़्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट किसी भी सोर्स में होगा उतना वो कम अट्रैक्टिव हो जाएगी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट जो रेजिंग प्रोसेस में जो खर्चा होना है अगर वो बहुत ज़्यादा है तो व्हाट इज़ दैट, इट इज़ लेस अट्रैक्टिव टू द कंपनी, वो कंपनी के लिए लेस अट्रैक्टिव होगा और कंपनी उसको ऑप्ट नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन, कंपनी की जो रनिंग कैश फ्लो पोजीशन है, जहाँ कंपनी के इनफ्लोज और आउटफ्लोज की बात होती है, तो एक अच्छी कैश फ्लो पोजीशन कंपनी को डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। ओके, मेक डेब्ट फाइनेंसिंग मोर विएबल देन फंडिंग थ्रू इक्विटी, क्योंकि उसकी अच्छी कैश फ्लो पोजीशन है। क्योंकि जैसे कि पता है कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में रिस्क तो ज़्यादा है बट कॉस्ट कम लगता है, तो डेब्ट की तरफ कंपनी मूव कर सकती है बिकॉज उसकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, तो वो ब्याज को दे सकती है प्रॉपरली। इवन वो जो ओरिजिनल पेमेंट्स है वो टाइम पर भी कर सकती है इफ़ उसकी कैश फ्लो पोजीशंस अच्छी हैं। नेक्स्ट है हमारा, वेट, fixed operating cost. If a business has high fixed operating costs like building rent, insurance premiums, salaries, it must reduce fixed financing cost. Hence, lower debt financing is better. Similarly, if fixed operating cost is less, more of debt financing may be preferred. So, what is fixed operating cost? कंपनी के नॉर्मल ऑपरेशन में जो उसकी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मतलब ऐसे खर्चे जो उसको देने ही देने हैं, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा है, कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा किराया दे रही है बिल्डिंग का, इंश्योरेंस प्रीमियम जो उसको देना ही देना है, सैलरीज दे रही है, ओके, तो इस केस में वो ऑलरेडी उसके फिक्स कमिटमेंट्स हैं, तो वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ मूव कम करेगी, ठीक है, क्योंकि डेब्ट में भी फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट हो जाएगी कि उसको ब्याज देना ही देना है। सो लोअर डेब्ट को वो ऑप्ट करेंगे अगर उनकी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। और अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, ठीक है, मतलब इतना रेंट नहीं जाता है या जाता ही नहीं है, ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम है, जा रहा है, ठीक है, बट इतना नहीं जाता या इंश्योरेंस है ही नहीं, तो उस केस में कंपनी को पता है कि मेरे फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब ऑलरेडी मेरे कमिटमेंट्स इतने नहीं हैं, फिक्स कमिटमेंट्स नहीं हैं, तो मैं डेब्ट फाइनेंसिंग को प्रेफर कर सकता हूँ। तो अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट पर फोकस कम बनाएगी कंपनी, वहाँ से पैसा लेना नहीं चाहेगी। लेकिन अगर उसके फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कम है तो वो डेब्ट फाइनेंसिंग को ऑप्ट कर सकती है। ओके ओके जी, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंट्रोल कंसिडरेशंस। सो यहाँ जो कंट्रोल कंसिडरेशन है वो इक्विटी को यहाँ कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज यहाँ बात हो रही है कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप इक्विटी रेज करते हो तो आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कंसीडर एज द ओनर्स ऑफ द कंपनी के ओनर्स की राइट मिलते हैं उनको। तो जितनी ही ज़्यादा इक्विटी होगी उतना मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट होगा, वो कम होगा, ठीक है ना। तो इसलिए कंपनी चाहती है कि मोर इक्विटी जो होगा, अगर ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स रेज कर दिए तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट का कंट्रोल है वो कम होता जाएगा, मतलब वो बटेगा ज़्यादा लोगों में, जिससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। इसलिए डेब्ट फाइनेंसेस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। सो कंपनी इज़ अफ्रेड ऑफ अ टेक ओवर बिड वुड प्रेफर डेब्ट टू इक्विटी। इसलिए कंपनी डेब्ट्स को प्रेफर करती है अगर वो कंट्रोल को कंसिडर कर रही हैं, ठीक है, वो कंट्रोल को नहीं चाहती कि वो इतना ज़्यादा बढ़े या इतना ज़्यादा डाइल्यूट हो, इतने ज़्यादा लोगों में बढ़ जाए, तो वो डेब्ट को प्रेफर कर सकती है एज कंपेयर टू इक्विटी। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। सो व्हाट इज कैपिटल मार्केट? मीन स्टॉक मार्केट, तो जहाँ पर इक्विटी की ट्रेडिंग होती है।
सो वहाँ की कंडीशंस को भी देखा जाएगा. हेल्थ ऑफ कैपिटल मार्केट में ऑल्सो इफेक्ट the choice of source of fund during the period when stock market is rising. More people invest in equity. So आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे स्टॉक मार्केट का कंडीशन क्या है. कंपनी देखेगी स्टॉक मार्केट में कंडीशंस अच्छी है, लोग पैसा लगा रहे हैं, लोग इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में कंपनी सोचेगी कि ठीक है हम इक्विटी से पैसा लेते हैं बिकॉज देयर इज़ अ स्टॉक मार्केट इज़ गुड, इट्स गोइंग गुड. ओके, तो वहाँ से इन्वेस्ट कर, वहाँ से पैसा रेस करने का सोच सकती है कंपनी. लेकिन अगर डिप्रेस्ड है कैपिटल मार्केट, ठीक है, तो उस केस में इक्विटी शेयर से पैसा लाना डिफ़िकल्ट होगा कंपनी के लिए, और कंपनी इक्विटी शेयर से पैसा को ऑप्ट नहीं करेगी वो, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगा रही है, तो कंपनी जो है वो कैपिटल मार्केट के थ्रू, मतलब इक्विटी के थ्रू पैसा लाना सही नहीं समझेगी या उसको ऑप्ट नहीं करेगी, वो फिर डेब्ट की तरफ मूव ऑन करेगी. ओके, सो दीज ऑल आर फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंपनी को कंसीडर करने पड़ते हैं बिफोर डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि उसको कहाँ से पैसा लाना है, इक्विटी से या मीन्स ओन फंड से या बोरोड फंड से, ओन फंड से या बोरोड फंड से. So these are the factors of financing decision, and this ends with the financing decision and its factors. Okay, so जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं वो, ये जो वीडियो है ये सेव हो जाएगा अभी मेरे चैनल पर, तो आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं. बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है, तो इसका एक एक पॉइंट, एक एक कंसेप्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो उसको डीपली समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपके जो भी डाउट्स होंगे प्लीज़ उसको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको श्योरली उसका रिप्लाई करूँगी. ठीक है, सो जैसे कि ये लाइव सेशंस है तो बैकग्राउंड नॉइज़ भी आपको सुनाई दे रही होंगी, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी. सो कमिंग वीडियो में हम डिफरेंट डिसीजंस को देखेंगे. सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी लाइव स्ट्रीमिंग हो आपको उसके बारे में पता हो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में आपको पता चले, और डायरेक्टली आप मुझसे डाउट्स भी पूछ सकें चैट बॉक्स में. ठीक है, तो चैट बॉक्स में जो लोग ज्वाइन हुए हैं वो अगर उनकी कोई भी डाउट है तो वो मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं. आई मे वेट फॉर 2 minutes, मैं आपके लिए 2 minutes वेट करूँगी. किसी का भी कोई भी डाउट है तो दे कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स. सो मेरे चैनल पर आपको और भी वीडियोस मिलेंगी बिजनेस स्टडीज़ की, और हमने अभी डेवलपमेंट स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स का, जो है आपका पार्ट बी, और जल्दी और भी चैप्टर्स उसके अंदर ऐड होंगे, और वो हम जो पार्ट बी है आपका इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जल्दी. ठीक है, तो उसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको जब भी लाइव स्ट्रीमिंग हो तो पता चल सके. सो आई होप कोई डाउट्स नहीं आए हैं, तो आप बाद में भी डाउट्स अपने कमेंट करके पूछ सकते हैं. ये वीडियो चैनल पर सेव हो जाएगा, इससे पहले की वीडियोस भी चैनल पर सेव है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं. ठीक है, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में, जहाँ हम फिर से आएंगे डिफरेंट डिसीजन के साथ. तो मेक श्योर आप जब भी लाइव स्ट्रीमिंग हो आप मेरे साथ जुड़े और आगे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें. सो थैंक यू वेरी मच. वी विल विन. दिस इज़ विक्ट्री क्लासेस, जिनका मकसद है कि आपको 100% आपकी मार्क्स को सिक्योर किया जाए. इस चैनल पर आपकी पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी. अभी हम हम अभी NCERT बुक से पढ़ने के बाद हम रिवीजन सेशंस भी करेंगे. ठीक है, आपकी क्विज सेशंस भी होंगी, MCQs प्रिपरेशंस होंगी, केस स्टडी प्रिपरेशन होगी. केस स्टडी प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही है चैनल पर, तो इवनिंग वो 5 o'clock हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो आप उस लाइव स्ट्रीमिंग में भी जुड़ सकते हैं.
ओके।